दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 12वां भाग है। इसमें हम साम्यवाद, मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के किस रूप के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद या फिर फांसीवाद। तो दोस्तों, साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपको जानकारी के लिए बता दें कि रॉबर्ट ओवेन ने किया था और वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। ऑप्शन है आपके जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो भारतीय विचारक हैं जयप्रकाश नारायण, ये मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने भारत में जो है समाजवादी क्रांति को विस्तार दिया। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया और इनकी पुस्तक का नाम है व्हाई सोशलिज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है। देखिए, क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपके थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया या फिर रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों, क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। इन्होंने वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था के बदलाव के लिए पहली बार वैज्ञानिक आधार पर क्रांति की नींव रखी थी ताकि साम्यवाद की स्थापना हो सके। अगला प्रश्न है, एक कथन है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, अरस्तु, बारकर, मैक्सी या फिर रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन मैक्सी का है। और मैक्सी ने ये विचार इसलिए प्रस्तुत किया था क्योंकि प्लेटो का जो परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद था उससे प्रभावित होकर मैक्सी ने कहा कि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य सरकार की आत्मा है। तो दोस्तों, मार्क्सवादी जो हैं वो राज्य के वर्गवादी धारणा पर विश्वास करते हैं और उनके अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। ऑप्शन है आपके फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से या सभी से। तो सही उत्तर है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः फ्रांस की क्रांति से संबंधित हैं। और मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत जो है 1848 से 1851 के मध्य में संपन्न फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, यह उक्त कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत से, राज्य के जीवधारी या सावयवी सिद्धांत से, राज्य के वैधानिक सिद्धांत से या फिर राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। तो सही उत्तर है दोस्तों कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है। ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। और मार्क्सवाद जो है आधार और अधिरचना के सिद्धांत पर आधारित है और ये मानते हैं कि राज्य ऐसी सर्वोच्च संरचना है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था। ऑप्शन है आपके 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। तो सही उत्तर है, सितंबर 1948 में यूनेस्को भवन में एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के बहुत से विद्वानों और विशेषज्ञों ने भाग लिया था। फिर उसमें विचार विमर्श के द्वारा राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र निर्धारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की थी? ऑप्शन है आपके मैजिनी, लॉर्ड एक्टन, कार्ल मार्क्स या लेनिन। तो सही उत्तर है एक राष्ट्र एक राज्य यानी वन नेशन वन स्टेट। इस सिद्धांत की घोषणा मैजिनी ने की थी। मैजिनी इटली का महान देशभक्त और राजनेता था और इसी प्रकार से भारत में भी अभिनव भारत संघ की स्थापना मैजिनी के यूथ इटली नामक संगठन से प्रेरणा लेकर की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? ऑप्शन है आपके हीगल, रूसो, बेंथम या फिर मार्क्स। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। ये मार्क्स का कथन है। मार्क्स का मानना है कि राज्य के द्वारा ही शोषक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है और राज्य का निर्माण धनवान वर्ग ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किया है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो सही उत्तर है मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण के लिए एक यंत्र या संस्था है। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत थॉमस एक्विनास या फिर बेंथम। तो सही उत्तर है शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है और ये सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में वर्णित किया था और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शासन के सभी अंगों के शक्तियों में पृथक्करण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? ऑप्शन है आपके शोषण, सामंतवाद, असमाधेय वर्ग संघर्ष या पूंजीवाद। तो सही उत्तर है राज्य के गठन का आसन्न कारण था असमाधेय वर्ग संघर्ष। मार्क्स मानता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है और वर्ग संघर्ष से निपटने के लिए वर्ग संघर्ष के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है आपके मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर है मार्क्स ने राज्य का वर्ग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम और प्रकटीकरण है। ये विचार किसका है? तो ये विचार भी मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम और प्रकटीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन है आपके मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या क्लास स्ट्रगल थियरी जो है उपर्युक्त सभी विचारकों द्वारा जो है समर्थित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये मार्क्सवादियों से संबंधित है और राज्य के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार राज्य एक सर्वहितकारी संस्था है, लेकिन मार्क्सवादी मानते हैं कि यह एक जो है वर्ग शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है जिसमें पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? ऑप्शन है व्यक्ति, जनता, वर्ग या फिर दल। तो सही उत्तर है ऐतिहासिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारक है वो वर्ग या क्लास है और जो विश्व इतिहास रहा है या समाज का इतिहास रहा है वर्ग संघर्षों का परिणाम है। देखिए, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो दोस्तों आप जानते हैं, इसको बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक या यूटोपियन था। वो कहता है बेपर मार्क्स के शब्दों में कहता है कि कल्पनावादी या प्रारंभिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब की कल्पना तो की पर उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन है आपके जापान, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली। तो सही उत्तर है दोस्तों जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में हुआ था और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस और ब्रिटेन में बिताया था।
अगला प्रश्न भी है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न, मार्क्स के अनुसार इतिहास किसका उपज है? तो ऑप्शन है भौतिक शक्तियों का, धार्मिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का, या फिर भौतिक, धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। सही उत्तर है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार इतिहास जो है वो भौतिक शक्तियों का जो है उपज है, और वो मानता है कि भौतिक शक्तियाँ ही इतिहास के स्वरूप को निर्धारित करती हैं, और प्रत्येक चरण में उत्पादन की भौतिक शक्तियों के स्वामित्व और उससे निर्मित संबंधों के पारस्परिक संघर्षों का लेखा जोखा ही इतिहास है। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? ऑप्शन है आपके भौतिक शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। तो सही उत्तर है भौतिक शक्तियों के आधार पर मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो दो दो विचारकों का वर्ग है, मार्क्स और मिल ने, मार्क्स और कांट ने, हीगल और मार्क्स ने, हीगल और लास्की ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीगल और मार्क्स ने वाद प्रतिवाद और संवाद। तो देखिए, वाद प्रतिवाद और संवाद जो है ये डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है, द्वंद्वात्मक पद्धति, इसका प्रमुख अंग है। तो इसका जो प्रतिपादन या उपयोग या प्रयोग है हीगल और मार्क्स ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? ऑप्शन है आपके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत ग्रहण किया था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, मार्क्स ने द्वंद्व या डायलेक्टिक्स का सिद्धांत किससे लिया है? तो सही उत्तर है हीगल से। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद का, उदारवाद का, फासीवाद का, या फिर व्यक्तिवाद का। तो आप जानते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किसने विचारधारा या आइडियोलॉजी को भ्रामक चेतना कहा था? ईस्टन, मार्क्स, वेबर, या फिर कार्ल डायच। तो सही उत्तर है विचारधारा या आइडियोलॉजी को भ्रामक चेतना मार्क्स ने कहा था। मार्क्स कहता है कि विचारधारा भी पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है। इस कारण यह एक भ्रामक चेतना है जो शोषण के वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डालने का काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य शोषण का एक साधन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व ऑप्शन सी करता है, जो ये मानता है कि राज्य शोषण का एक साधन है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी मानते हैं कि, तो सही उत्तर है मार्क्सवादी ये मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है। और अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने जो कहा है कि राज्य वर्ग संघर्षों की उत्पत्ति और एक वर्ग संगठन है, और ये आधारभूत आर्थिक ढांचे अर्थात उत्पादन के संबंधों के, उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया ऊपरी ढांचा है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल और हाब्स। तो सही उत्तर है दोस्तों, इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और कार्ल मार्क्स की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? ऑप्शन है आपके, इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है, समाज के नेताओं द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, मनुष्य की चेतना द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, या फिर उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। तो सही उत्तर है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है?
तो मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार ये है कि मार्क्स जो है भौतिक तत्व या पदार्थ को परिवर्तन की मूल सच्चाई या मूल सत्यता मानता है। तो सही उत्तर देखिए ऑप्शन सी है, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है और ये मार्क्सवादी समाजवाद का आधार है। अगला प्रश्न है, कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, यद्भाव्यम। तो सही उत्तर है दोस्तों, यद्भाव्यम या लेसेस फेयर की जो नीति है वो उदारवाद से संबंधित है, न कि मार्क्सवाद से। अन्य सभी विचार जैसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग चेतना, क्रांति का सिद्धांत, ये सभी मार्क्सवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन देखिए, अतिरिक्त मूल्य, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष या फिर अहस्तक्षेप। तो सही उत्तर है अहस्तक्षेप मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक और राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपके ऐतिहासिक भौतिकवाद, संस्थावाद, व्यवहारवाद और क्रीड़ा सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है, मार्क्स का जो इतिहास की व्याख्या है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये है ऐतिहासिक भौतिकवाद संबंधित है। इसके प्रमुख व्याख्याकार जो है मार्क्स थे और मार्क्स का मानना है कि इतिहास के प्रत्येक चरण में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, जिसका वही लोग राजनीति, विचारधारा, संस्कृति और शिक्षा पर भी नियंत्रण करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? ऑप्शन है आपके लेबर सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों क्लासिकल इंग्लिश स्कूल से प्रेरित लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दोनों है। दोस्तों आंग्ल समाजवादियों और अर्थशास्त्रियों में थॉमसन, हॉक्सकिंग और कुछ अन्य समाजवादियों का मानना था कि श्रम मूल्य का एकमात्र स्रोत है और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो की देन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ऑप्शन है आपके एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन या फिर लास्की। तो सही उत्तर है ये कथन लेनिन का है, जो ये मानते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का आधार है। लेनिन का मानना है कि समाजवादी क्रांति से सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित होगा और ये व्यवस्था उत्पादन के प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखेगी और अपनी सारी शक्ति और राज्य के सब संसाधनों का प्रयोग इस तरह करेगी जिससे पूंजीवाद के बचे खुचे अवशेषों को भी मिटाया जा सके। अगला प्रश्न है, किसने मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? ऑप्शन है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत या फिर दल का सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान दल का सिद्धांत माना जाता है। लेनिन ने दल के महत्व को स्वीकार किया था और सोवियत रूस में क्रांति को सफल बनाने के लिए उसने बोल्शेविक दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग किसके लिए होगा? तो सही उत्तर है सामाजिक अच्छाई या सामाजिक भलाई के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने पैट्रिशियन, पेब्लियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, वर्ग सहयोग और विवाह, नस्लीय संघर्ष और नस्लीय सहयोग। तो सही उत्तर है मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के जो है उल्लेख में किया है। जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका जो रचना काल है, प्रकाशन काल है 1848 है। उसमें ये माना गया है कि सभी वर्तमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और ये वर्ग संघर्ष विभिन्न कालों में विभिन्न वर्गों में जैसे फ्रीमैन और स्लेव, पैट्रिशियन और प्लेबियन, लॉर्ड सर्व और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आपके मार्क्स, लेनिन, माओ या फिर हो चिन मिन। तो सही उत्तर है दोस्तों सतत क्रांति का सिद्धांत माओ की देन है। सतत क्रांति या निरंतर क्रांति, इसके अनुसार माओ का मानना है कि क्रांति कोई अंतिम समाधान नहीं है बल्कि वो केवल अभिष्ट दिशा में प्रगति का एक चरण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका किस प्रकार की होगी? तो सही उत्तर है, माओ ने मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और चीन के गांव में विद्रोही किसानों को एकजुट करते हुए उसने चीनी सोवियत रिपब्लिक की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है आपके लेनिन, रूसो, ग्रामसी या फिर माओ से तुंग। तो सही उत्तर है, लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना माओ की देन है। माओ का पूरा नाम माओ से तुंग था और माओ ने सेना और हथियारों की तुलना में जनता को अधिक महत्व प्रदान किया है और लोक युद्ध को सफल बनाने के लिए उसने गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पर अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रेवोल्यूशन, ये माओ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके मैक्सी, हंट, लेनिन और लास्की। तो सही उत्तर है, ये कथन लास्की का है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया था? ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एंजेल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो सही उत्तर है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में सुपरिष्कृत किया था और स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नाम से लेनिन की एक पुस्तक भी है जो 1917 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उसने श्रमिकों की तानाशाही को परिष्कृत और परिभाषित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर है, सर्वहारा का अधिनायकत्व का प्रतिपादन लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन कृति में किया गया था। एक कथन है महत्वपूर्ण लेनिन का कि साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। तो उसकी कृति है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इसी नाम से उसकी पुस्तक भी है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो सही उत्तर है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद की उच्चतम या अंतिम अवस्था है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लेनिन का है। अगला प्रश्न है, राज्यहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? सही उत्तर है मार्क्स का। दोस्तों, मार्क्स राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था जिसमें कोई शासक न हो, कोई शासित न हो, सभी लोग समान हो और किसी का शोषण न हो। दोस्तों, मार्क्स का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। दास कैपिटल को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दास कैपिटल को श्रमिकों का धार्मिक ग्रंथ या बाइबिल ऑफ द वर्किंग क्लास या धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे के इस आधार पर भिन्न हैं कि वो जोर देते हैं किस पर? तो सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर और व्यक्ति स्वतंत्रता पर। दोस्तों, जनतंत्री समाजवाद और राजनीतिक समानता पर अधिक बल देता है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद जो है वो आर्थिक समानता पर अधिक बल देता है। तो याद रखिएगा, जनतंत्री समाजवाद राजनीतिक समानता पर और मार्क्सवादी समाजवाद आर्थिक समानता पर बल देता है। अगला प्रश्न है, कौन से विचारकों का युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? युग्म देखिए, चार्ल्स फूरिये और सेंट साइमन, ये नहीं है। सिडनी बेब और बिट्रियट्स बेब, ये भी नहीं है। मार्क्स और एंगेल्स, ये सही है। आर एच टाउनी और विलियम एवेंस्टीन, ये भी सही नहीं है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स का नाम प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। मार्क्स का सिद्धांत किसका समर्थन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों साम्यवाद। मार्क्स का सिद्धांत कम्युनिज्म का समर्थन करता है। वही प्रश्न देखिए फिर से दोहरा रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स है। और एक सिद्धांत देखिए, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो सही उत्तर है, ये सूत्र साम्यवादी व्यवस्था का है।
हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये जो सूत्र है ये साम्यवादी व्यवस्था का है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तियों के अधिकार ऐसे निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। लेकिन साम्यवाद जब आ जाएगा तो ये फार्मूला लागू होगा कि प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद या फिर श्रेणी समाजवाद? तो सही उत्तर है राज्य की समाप्ति या राज्य के लुप्त होने का सिद्धांत साम्यवाद से संबंधित है। और मार्क्स कहता है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का अंत हो जाएगा और एक राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, ये किसका कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किसने दावा किया कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? तो सही उत्तर है ये कथन मार्क्स का है। मार्क्स ने न केवल राज्य के मुरझाने की बात कही है बल्कि राज्य के समाप्ति और वर्गों के समाप्ति की भी बात कही है। तो राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा, ये मार्क्स का कथन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।